नमस्कार, मैं अनुज दुबे, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ कन्नौज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय स्कूल डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्किल्स पर एक वेबिनार हेतु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व मैं चाहता हूं कि माता सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, उनका आशीष लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। इसके लिए मैं डाइट प्रवक्ता डॉक्टर नेहा दीक्षित जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया सरस्वती वंदना का प्रस्तुतिकरण करें। ओवर टू डॉक्टर नेहा मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रस्तुत है माँ सरस्वती के वंदन हेतु माँ भगवती सरस्वती का आवाहन। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंडमंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापः, निशेष जाड्यापः, निशेष जाड्यापः। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम की शुरुआत हो इससे पहले मैं कार्यक्रम का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अवगत हैं कि आज के जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग के माध्यम से हमारे जनपद कन्नौज के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक देख रहे हैं। साथ ही सभी एआरपी बंधु, एसआरजी सदस्य, डीसी ट्रेनिंग, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी लाइव यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के आयोजक मंडल में हमारे डाइट के
समस्त सम्मानित प्रवक्ता गूगल मीट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनपद के शैक्षणिक जगत के मुखिया, हमारे डाइट प्राचार्य महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का भी हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, जो कि हमारे साथ गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आयोजक मंडल के समस्त सदस्य, आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, एसआरजी सदस्य, एआरपी साथी एवं समस्त अध्यापक बंधुओं का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है ये स्कूल डॉक्यूमेंटेशन एवं फाइनेंशियल स्किल्स पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हम मिशन पेड़ा पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमें हर हाल में मिशन पेड़ा के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। हम सभी इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। इस मिशन की सफलता के लिए हम लगातार विद्यालयों से फीडबैक लेते हैं। विद्यालयों के फीडबैक से जो समस्याएं प्राप्त होती हैं, उन समस्याओं पर हम चिंतन मनन करते हैं और उनके समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हमें उन समस्याओं के विषय में कोई समाधान प्राप्त हो जाता है, हम उन समाधानों को अन्य समस्त साथियों तक, सभी स्कूलों तक, विद्यालयों तक, शिक्षक साथियों के साथ साझा करते हैं, जिससे कि वो इन समस्याओं से निजात पा सकें और अपने शिक्षण कार्य को बेहतर ढंग से संचालित कर सकें। आज की ये जो वर्तमान ट्रेनिंग है, ये एक इसी प्रकार का प्रयास है, जिसे संचालित करने का जो श्रेय है वो श्री मनीष देव जी को जाता है। विद्यालयों के पर्यवेक्षण में एक निष्कर्ष सामने आया है कि वर्तमान में विद्यालयों में लगभग 40 से अधिक प्रकार की पंजिकाओं का अभिलेखीकरण किया जा रहा है। इतनी अधिक संख्या में पंजिकाएं होने के कारण उनके अभिलेखीकरण में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। कई बार स्थिति तब और विचित्र हो जाती है जब विद्यालय एकल होता है, एक ही अध्यापक है, वही प्रभारी प्रधानाध्यापक के पदेन दायित्वों की पूर्ति कर रहा है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और वही अपने शिक्षण कार्य को कर रहा है। तो ऐसे में अध्यापक के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि वो कैसे अभिलेखीकरण का कार्य पूरा करे और कैसे अपने शिक्षण कार्य को करे। स्थिति तब और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है जब उस शिक्षक को उस अभिलेखीकरण में कुछ सहायता की आवश्यकता होती है या उसका कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा अपडेट नहीं होता है, जानकारी का कुछ अभाव होता है, तब स्थिति और चिंताजनक हो जाती है। इन सब समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए 14 अगस्त 2020 को एक जीओ जारी किया गया है, जिसमें विद्यालयों में उपयोग में लाई जाने वाली पंजिकाओं की संख्या को कंसोलिडेट करते हुए केवल 14 कर दिया गया है। इसमें 10 पंजिकाएं विद्यालय के अन्य कार्यों के अभिलेखीकरण से संबंधित होंगी, जबकि 4 पंजिकाएं वित्तीय प्रबंधन से संबंधित होंगी। हम जानते हैं कि
शिक्षण कार्य एक शांत चित्त प्रक्रिया है। इसके लिए शिक्षार्थी, अध्यापक इनका शांत चित्त होना अत्यंत आवश्यक होता है। अभिलेखीकरण में कभी कभी जानकारी के अभाव के कारण पूरी तरह ईमानदार होते हुए भी सिर्फ जानकारी के अभाव के कारण हमारे अध्यापक साथी कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं और फिर ऐसी गलतियों के कारण वह शिकायत और जांच के कुचक्र में फंस जाते हैं, जिससे कि उनकी मानसिक शांति भंग होती है। और जब उनकी मानसिक शांति भंग होती है तो जो उनका दैनिक पठन पाठन है, जो शिक्षक कार्य है, वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो हमारे शिक्षक साथियों को बार बार ऐसी समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए जनपद अयोध्या के हमारे नवाचारी शिक्षक हैं श्री मनीष देव जी, उन्होंने अपने जनपद में इस तरह की ट्रेनिंग का आयोजन किया, जिससे कि सभी शिक्षक साथी स्कूल डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल स्किल्स की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। उनकी इस ट्रेनिंग से प्रभावित होकर निदेशक SCRT महोदय ने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इस ट्रेनिंग को संचालित करने का दायित्व उन्हें सौंपा हुआ है। इसी के क्रम में आज हमारे जनपद में इस ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। श्री मनीष देव जी प्राथमिक विद्यालय रुरु खास जनपद अयोध्या से हैं। आपके सहयोगी टीम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री नवीन बुधौलिया जी, जो कि स्कूल डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपर्ट हैं। आप हमें स्कूल डॉक्यूमेंटेशन की बारीकियां सिखाएंगे। साथ ही आपकी टीम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री मनीष वाजपेयी जी, आप फाइनेंशियल स्किल्स के एक्सपर्ट हैं। आप हमें विद्यालय की फाइनेंशियल स्किल्स का मैनेजमेंट, इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताएंगे। आपके इस सेशन के बाद हमारा एक प्रश्नोत्तर का सत्र होगा, जिसमें अध्यापकों के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं उन्हें हम चर्चा पर चर्चा के माध्यम से सॉल्व करेंगे। हमारे कार्यक्रम को लाइव YouTube के माध्यम से देख रहे समस्त प्रतिभागी शिक्षकों से निवेदन है कि कृपया वह YouTube चैनल के चैट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखते रहें, अपनी जिज्ञासाएं लिखते रहें। अगर उनके मन में कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो उसे प्रश्न के रूप में चैट बॉक्स में लिखें। साथ ही अपना नाम और विद्यालय का नाम अवश्य अंकित करें। हमारी एक टेक्निकल टीम इस कार्य में लगी हुई है कि वो YouTube पर प्राप्त होने वाले जो चैट हैं, चैट बॉक्स में जो कमेंट्स मिल रहे हैं, उन कमेंट्स को डॉक्यूमेंट के रूप में उनका अभिलेखीकरण कर रही है और फिर उन प्रश्नों को हम प्रश्न सत्र के दौरान अपने एक्सपर्ट के सामने रखेंगे और उनकी राय को जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारे आज के कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रूपरेखा थी। अब कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ के लिए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने परम आदरणीय डाइट प्राचार्य श्री OP सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया अपने प्रेरक, मार्गदर्शक, प्रेरणास्पद उद्बोधन के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और हमें इस कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी। कि आज का जो ये वेबिनार है वो हमारे नौकरी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अभिलेखीकरण के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के किए हुए कार्यों का प्रूफ दूसरों के सामने नहीं रख पाते। डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत हम डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव कैसे करें, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं विद्यालयों में, उन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से हम सजाएं, संवारें, उनका संरक्षण करें,
ये सभी बातें अभी ये जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं ये बताएंगे। वैसे मैंने जब 1 तारीख को टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर जो रिव्यू निर्गत हुआ है 14/10/2020 का, उस दिन मैंने जितने भी शिक्षक साथी जुड़े थे उन शिक्षक साथियों को ये बताया था कि हमारे विद्यालयों में अब पंजिकाएं कितनी रह गई हैं और शिक्षकों का कार्य विभाजन क्या है, शिक्षक को कार्य कैसे करना है, हेडमास्टर को कार्य कैसे करना है, हमारे कौन कौन से फाइनेंशियल स्किल्स हैं उनका हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्रियान्वयन कैसे करेंगे कि जिससे भविष्य में आने वाली हमारी कोई भी परेशानी है उस परेशानी से हम बच सकें। साथियों, हम रोज अनेक विषयों पर वेबिनार करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, किंतु उस प्रशिक्षण की बातों को हम आया राम गया राम की तरह अपने जीवन से निकाल देते। मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से कि जो भी आप ट्रेनिंग प्राप्त करें, चाहे वह आपके विद्यालय कार्यों से संबंधित हो, आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों से संबंधित चर्चा पर चर्चा हो, आप जब तक उनको अपने हृदय में नहीं उतारें, आप जब तक उनके अभ्यस्त नहीं होंगे, परेशानियां कम नहीं होती। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जो ये हमारे एक्सपर्ट जितनी भी बातें बताएं, उन सभी बातों को आप बिल्कुल आत्मसात करें। आपके जो प्रश्न हो उन प्रश्नों को भी आप पूछते रहें, क्योंकि किसी प्रशिक्षण की सफलता तभी सार्थक होती है जब हमारी जिज्ञासा शांत हो जाए। जब तक हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती है तब तक हम उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते, क्योंकि क्लास में हम पीछे बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं कि कार्यक्रम चल रहा है, आप भी एक प्रतिभागी नहीं, आप सक्रिय प्रतिभागी बन, आप बातों को क्रियान्वित करने के जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को सीखें। हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज आए हुए हैं, मैं उनका डाइट की तरफ से स्वागत भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से जो समय डाइट छिबरामऊ और कन्नौज जनपद के शिक्षकों के लिए निकाला है। कन्नौज जनपद के शिक्षक और डाइट आपकी सदैव आभारी रहेगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आज की तरह आप हमेशा आगे भी डाइट और जनपद कन्नौज के शिक्षकों से जुड़े रहेंगे। इस वेबिनार के सफल आयोजन के लिए मैं डाइट के जो संयोजक हैं अनुज दुबे, सुनील चतुर्वेदी, अंजलि मिश्रा, इन सभी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छे विषय पर आज वेबिनार आयोजित की है। ये समय की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बहुत सारे कार्य आ रहे हैं। उन कार्यों के साथ साथ हमें डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल स्किल्स भी सीखने हैं, क्योंकि इनको सीखे बगैर हम अपने कार्यों को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह हम चैन से नहीं रह पाते हैं। बहुत सारे शिक्षक हमारे दूसरे जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाते हैं, अपनी फाइलें बनवा की जिज्ञासा पूरी तरह शांत नहीं करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रेरक उद्बोधन से हम लाभान्वित हुए। आपने हमें कार्यक्रम के शुरुआत की औपचारिक अनुमति प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस ट्रेनिंग के फाउंडर इनिशिएटर। बचपन याद हुआ आया जब हम लोग छोटे थे, विद्यालय में प्रातः यह प्रार्थना गूंजा करती थी। विद्यालय कार्यक्रम में उपस्थित सभी एआरपी
SRG सदस्य, सभी अध्यापकगण और जो भी वरिष्ठ लोग हैं हमारे साथी, मैं इन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने जो आज का कार्यक्रम है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी जो जरूरत है आज की कि अभिलेखीकरण है क्या, अभिलेखों से तात्पर्य क्या है। अभिलेखों से हमारा अभिप्राय है किसी योजना का लिपिबद्ध रिकॉर्ड तैयार करना, अर्थात किसी काम के लेने देने संबंधी रिकॉर्ड को जो हम तैयार करते हैं उसको हम अभिलेख कहते हैं। ये अभिलेख यदि किसी स्कूल से संबंधित होता है तो इसको स्कूल का अभिलेख कहते हैं, और यदि किसी अन्य पक्ष से संबंधित होता है तो उसको उस कार्यालय से संबंधित अभिलेख कहा जाता है। स्कूल से संबंधित जो अभिलेख हैं उनमें हम लोग ज्यादातर अपने शिक्षकों का, छात्रों का, इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग 2022 में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो हमारा DGSG सर का सपना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, हमारे शिक्षा मंत्री जी का सपना है, निसंदेह हम लोगों को अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। और इसको आगे बढ़ाते हुए हमें अपने ऊपर जो इल्जाम लगते हैं कि हम लोग काम नहीं करते हैं, उस इल्जाम को भी साफ करना है कि हम सबसे अधिक काम करते हैं और सबसे अच्छे काम करते हैं हम लोग। पूरे कोरोना काल में जो काम हम अध्यापकों ने किए शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, और मैं तो धन्यवाद दूंगा इस महामारी को भी कि हम लोगों को अपनी क्षमताओं को निखारने का मौका इस महामारी ने दिया। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कि जैसा कि अभी डाइट प्राचार्य सर ने भी बताया और हमारे अनुज जी ने भी बताया कि हम लोग इसके पहले जो विद्यालयों में था लगभग 40 से अधिक अभिलेखों के साथ जूझा करते थे। प्रत्येक अध्यापक को इन अभिलेखों की जानकारी तो नहीं रहती थी, लेकिन कुछ जो मुख्य अभिलेख हुआ करते थे उन अभिलेखों से हम अपना काम चलाते थे। और कुछ अभिलेख तो ऐसे भी देखने को मिले कि जब हमने किसी नए अध्यापक से चर्चा की, 2-3 साल जिसको ज्वाइन किया हुआ हो, उससे पूछा कि आप इस अभिलेख के बारे में जानते हैं, तो कहते हैं भैया मैंने तो आज तक देखा ही नहीं, विद्यालय के बक्से में कहीं बंधा रखा है, एक बार जब सफाई कर रहे थे तब ये निकला था, लेकिन आज तक इसका उपयोग नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे भी अभिलेख थे कि जिनकी कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें उनको ढोना पड़ रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं अपनी स्क्रीन अब प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको सारे अभिलेखों का सामने देखने को मिल जाएंगे। ये जो मेरी स्क्रीन शो हो रही है सर, आपको सारे अभिलेखों का सामने हेलो देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ये आपके सामने लगभग 40 से अधिक अभिलेख दिखाई दे रहे हैं। इनमें कैश बुक, लेजर बुक, चेक निर्गमन पंजिका, बैंक समाधान, आय व्यय पंजिका, गार्ड फाइल, रसोईया अनुदेशक मानदेय, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, अनुदेशक उपस्थिति पंजिका, शिक्षा मित्र, MDM पंजिका, लॉग बुक, निरीक्षण पंजिका, अध्यापक दैनंदिनी, विद्यालय प्रबंध समिति, मध्याह्न भोजन, मीना मंच पंजिका, बाल मंत्रिमंडल, निःशुल्क पुस्तक, रेड क्रॉस, स्टॉक रजिस्टर, क्रीड़ा शुल्क, विज्ञान शुल्क, स्काउट शुल्क, बहुत सारे ऐसे अभिलेख थे जिनकी भीड़ में अध्यापक खो जाया करता था। अभी जो 14 अगस्त 2020 को एक टाइम एंड मोशन का सर्कुलर जारी किया गया, शासनादेश के क्रम में हमारी जो सरकार है, सरकार ने एक आदेश पारित किया कि अब विद्यालयों में केवल 14 प्रकार के अभिलेख ही रखे जाएंगे, और इन सारे के सारे अभिलेखों को उन अभिलेखों में मर्ज कर दिया। तो हम एक एक करके उन अभिलेखों की तरफ बढ़ते हैं। 14 अगस्त 2020 जो विद्यालयों में नए अभिलेख हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया। पहले आपके टोटल 14 अभिलेख बनाए गए, उन 14 अभिलेखों को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला जो आपका भाग है वो है प्रशासनिक अभिलेख का,
प्रशासनिक अभिलेख में 10 अभिलेखों को रखा गया। आपकी शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार उपस्थिति पंजिका, निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, बैठक पंजिका, आपका निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका और पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। दूसरे प्रकार का जो अभिलेख अपने यहाँ है वो वित्तीय अभिलेख कहे गए और उनमें 4 अभिलेखों को शामिल किया गया। आपका MDM पंजिका है, स्टॉक पंजिका है, आय व्यय पंजिका है और चेक निर्गमन पंजिका है। अब हम लोग क्रमशः एक एक जो हमारा अभिलेख है उस पर हम लोग क्रम से बढ़ते चलते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज रह जाएं बताने के बाद उनको आप कृपया नोट करते जाएं और बाद में जो क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा उनमें मैं प्रयास करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूं और कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि इन सबको बताने के दौरान ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर निकल के आपके सामने आ जाए। चलिए, जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हम लोगों के सामने आने वाला स्टॉक पंजिका है, आय व्यय पंजिका है, शिक्षक डायरी, चेक निर्गमन पंजिका। शिक्षक डायरी जो है वो एक प्रकार का शिक्षक का आईना है जिसमें शिक्षक अपने मन की बातों को उसमें लिख सकता है। हम कैसे अपने विद्यालय को तैयार करना चाहते हैं, हम लोग क्रमशः कैसे एक विद्यालय का परिवेश बनाना चाहते हैं, हम किस प्रकार किन गतिविधियों के माध्यम से किन परिस्थितियों में अपने विद्यालय को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे उठा सकते हैं, इन सब को लिपिबद्ध करना ये शिक्षक डायरी का हिस्सा है। और कहते हैं ना कि अवचेतन मन, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अवचेतन मन होता है। अगर हम लिखित रूप में उस अवचेतन मन के पास अपनी चीजों को पहुंचाना शुरू कर दें तो एक फिल्म का डायलॉग भी है कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात हमें उस चीज से मिलाने के लिए प्रयासरत हो जाती है। तो ये शिक्षक डायरी का जो रूप है वो इसी क्रम को आगे बढ़ाता है। शिक्षक डायरी विद्यालय का महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसको 4 भागों में, 4 महत्वपूर्ण भागों में समायोजित किया गया है। सबसे पहले जो इसका भाग है अध्यापक का संक्षिप्त परिचय, इसके बाद जो दूसरे भाग में है शिक्षण योजना एक दृष्टि, इसका तीसरा जो पहलू है वो है शिक्षण योजना का प्रारूप एवं विवरण और चौथा जो भाग है वो है शिक्षण योजना। हम एक एक चीज पे दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आप जब डायरी आपको मिलेगी ये विभाग द्वारा प्राप्त होना है, तो आप जब उसको खोलेंगे तो पहले दूसरे तीसरे पेज के बाद ही आपको एक ये इंटरफेस मिलेगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें अध्यापक का संक्षिप्त परिचय, उसमें हमें अध्यापक की एक फोटो लगानी है, शिक्षक का नाम लिखा जाएगा, शिक्षक के नाम के बाद आपका जो मानव संपदा का यूनिक कोड है वो यहाँ भरा जाना है। इसके बाद आपका स्थायी पता होगा, आपका स्थानीय पता होगा, इसके बाद दूरभाष नंबर, ईमेल आईडी, उच्चतम शिक्षा का विवरण। उच्चतम शिक्षा आपने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल की है, जैसे कोई पीएचडी है, कोई परास्नातक है, कोई कुछ इस प्रकार की जो आपकी जो उपलब्धियां हैं उनको दिखाना है। इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा का विवरण, व्यावसायिक शिक्षा में आप बीटीसी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं या जो भी आपका कौशल विकास संबंधी आपके जो प्रशिक्षण हैं उनसे संबंधित कुल कार्य अनुभव वर्षों एवं महीनों में आपने जितने वर्ष आपको अध्यापन करते हुए व्यतीत हुए हैं, शिक्षण कार्य करते व्यतीत हुए हैं, उसको आपको दर्ज करना है। वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि आपकी क्या है, विद्यालय का नाम क्या है, विद्यालय का पता क्या है और ब्लड ग्रुप आपका क्या है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात हो, जैसे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो वो आपको यहाँ दर्ज करनी है। इसके बाद आपकी रुचि क्या है, हॉबी क्या है, आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष मोबाइल नंबर आपको देना है। तो ये हमारा डायरी का पहला इंटरफेस है जो हमें सभी अध्यापकों को भरना है। इसके बाद दूसरा जो भाग आता है शिक्षक डायरी का, उसमें शिक्षण योजना एक दृष्टि। शिक्षण योजना हमें कैसे बनानी है, इसमें आपका कॉलम दिया हुआ है। पहला कॉलम है माह का, इसके बाद सप्ताह संख्या, कक्षा, विषय, चयनित पाठ संस्था का नाम, चयनित पाठ संख्या व नाम, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर। ये जो शिक्षण योजना है ये आपकी ये दर्शाती है कि किस माह में आपको किस कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाना है और उस विषय उस टॉपिक को पढ़ाने में आप कितना समय लेंगे, कितने कालांश आपको जरूरत है, वो सारी चीजें आप पहले से इसमें बना के रखेंगे।
शिक्षक के अपने हस्ताक्षर करेंगे, इसके बाद अपने प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर करेंगे। और अगर ये डायरी प्रधानाध्यापक की है तो शिक्षक के हस्ताक्षर में भी प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होंगे और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर में भी वो अपने ही हस्ताक्षर करेगा। ये डायरी प्रधानाध्यापक, आपका सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सभी की बननी है, कोई इससे अछूता नहीं है, क्योंकि शिक्षण कार्य से सभी जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम शिक्षक डायरी के तीसरे भाग पे आते हैं, शिक्षण योजना का प्रारूप एवं विवरण। शिक्षण योजना जो आप बनाएंगे उसको किस प्रारूप में बनाना है, जैसे आपको अभी दिमाग में कुछ ये लगा होगा कि आगे चल के हमें पाठ योजना तैयार करनी है, तो पाठ योजना हम कैसे बनाएंगे उसका प्रारूप आपकी डायरी में ही दिया हुआ है। पहला आपका माह है, किस माह में आपको पढ़ाना है, कौन सी कक्षा में पढ़ाना है, किस विषय को पढ़ाना है और उसमें लगने वाली समयावधि कितनी होगी अनुमानित। आप अगर 2 हफ्ते में पढ़ाएंगे उसको, आप उसमें जितने भी कालांश आप लेना चाहें, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको 2 टॉपिक में निपटाना चाहते हैं या 3 टॉपिक में, बशर्ते आपका जो लर्निंग आउटकम है वो उससे निकलना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें लर्निंग आउटकम, जो आपका लर्निंग आउटकम आने वाला है उसको आप दर्ज करेंगे। प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम आप दर्ज करेंगे। आवश्यक संसाधन, इसके लिए आपको किन किन TLM की आवश्यकता होगी, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसमें आपने कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई है, कौन कौन सी गतिविधियां अपनाई हैं, इस प्रारूप एवं विवरण में इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। और शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन व टिप्पणी, जो आपने अपनी शिक्षण योजना की, उसमें पहले आप इसी में गृह कार्य का भी, असाइनमेंट का भी दिया हुआ है कि आप असाइनमेंट देंगे और आपने जो पढ़ाया इस पाठ योजना के अंतर्गत उस सब में आपको क्या, आपकी खुद की टिप्पणी क्या रहेगी, आपका खुद का आकलन क्या लगा, वो आपको लिख के देना है। जब ये चीजें हम इस विधि से पाठ योजना अपनी बना के चलेंगे तो निश्चित है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर रहेंगे। अब इसका चौथा भाग जो आता है शिक्षण योजना। हमें जो शिक्षण योजना बनानी है वो आपको प्रारूप का विवरण मैंने पिछले इंटरफेस में दिखाया। अब हमें जो शिक्षण योजना बनानी है वो इस आधार पर बनानी है, किस कक्षा की है, किस विषय की है, ऊपर हमें माह, सप्ताह संख्या और दिनांक देना है, किस दिनांक से किस दिनांक तक की ये शिक्षण योजना है। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिन पर कार्य करना है उनका आप नाम लिखेंगे। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण जो आपको देना है कार्य करने के लिए, अनुमानित कालांशों की संख्या, दिए जाने वाले गृह कार्य, असाइनमेंट भी आपको इसमें दर्ज करने हैं। और ये सब आपको करना है शॉर्ट में, ताकि शॉर्ट एवं स्पष्ट रूप में, ताकि जब आपके विद्यालय में ARPs या कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो आपकी इस शिक्षण डायरी को देख के ही वो समझ जाएं कि आपने बिल्कुल स्पष्टतः इस पाठ योजना पर काम किया है और उसका लर्निंग आउटकम आपके सामने निकल के आ रहा है। इसके बाद आपका इनके बाद एक डायरी में पेज दिया हुआ है जिसमें हम लोग काम करेंगे। इस शिक्षण योजना के बाद पूरे सप्ताह का जो काम हमारा होगा, साप्ताहिक कार्य योजना, उसके लिए लगभग 100 पेज शिक्षक डायरी में दिए हुए हैं खाली, जिसमें आपका पूरे सप्ताह का दिवसवार विवरण दिया हुआ है कि आपने जैसे कोई पाठ योजना तैयार की है, आपको उसको पढ़ाने में 1 हफ्ते का समय लगा, तो 1 हफ्ते में आपने सोमवार को क्या पढ़ाया, मंगलवार को क्या, बुधवार को क्या, सारा डिटेल उसमें है। और लास्ट में नीचे उसमें आपका खुद का भी हस्ताक्षर है और आपके प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित करना है। नीचे आपके ARG का हस्ताक्षर होगा, जो आपका एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप के मेंबर आएंगे, वो जब भी निरीक्षण करेंगे तो आपके उस साप्ताहिक विवरण से ही आपका सारी चीज देखेंगे और उसको स्पष्ट करेंगे। इसके बाद उनके निरीक्षण के लिए भी एक अलग से प्रपत्र डायरी में दिया हुआ है, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक में 5 ARPs तैनात किए गए हैं, तो जो निरीक्षण का प्रारूप है उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें, जैसे आपका जो 14 बिंदु से संबंधित अवस्थापना है, आपका MDM है, पुस्तकालय है, खेलकूद सामग्री है, आपका लर्निंग आउटकम है, आपकी शिक्षण योजना है, सभी के कॉलम बने हुए हैं और प्रत्येक ARP के लिए उसमें स्थान दिया हुआ है। ये अपनी टिप्पणियां अलग अलग लगा के और उससे आपका आकलन करेंगे। इसके बाद ये तो हुई हमारी शिक्षक डायरी। ये बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण अभिलेख है और इस अभिलेख पे हमें बड़े ही सावधानी पूर्वक काम करना है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे शिक्षकों में ये है कि अरे हम इसको कैसे भरेंगे, क्या करें, बिल्कुल भी इससे घबराने की जरूरत नहीं। जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कभी ना कभी तो हम उसकी शुरुआत करते हैं ना,
तो शुरू में आपसे हो सकता है कुछ आपको असुविधा आए, कुछ दिक्कतें आए, लेकिन जब हम लोग पूरे मनोयोग से इस पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने काम को बहुत अच्छे से करेंगे और इस पे हमें सफलता मिलेगी। इसके बाद जो अगला आपका अभिलेख है, विद्यालय का दूसरा अभिलेख है, वो है उपस्थिति पंजिका। पहले हमारे विद्यालय में कई प्रकार की उपस्थिति पंजिकाएं हुआ करती थी। अध्यापक की उपस्थिति पंजिका अलग होती थी, इसके बाद अनुदेशक की उपस्थिति पंजिका अलग होती थी, शिक्षा मित्र की उपस्थिति पंजिका अलग होती थी, प्रेरक उपस्थिति पंजिका अलग होती थी और रसोइया की उपस्थिति पंजिका अलग होती थी। ये जो आपके शासनादेश जो 14 अगस्त को पारित हुआ टाइम एंड मोशन का, उसमें इन्होंने इन सभी उपस्थिति पंजिकाओं को एकीकृत करके एक समेकित उपस्थिति पंजिका का निर्माण कर दिया, जिसमें आपके सभी अध्यापकों के और इसके बाद आपका सभी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, रसोइया सभी की उपस्थिति एक ही पंजिका पर दर्ज की जाएगी। इसमें जो आपका क्रम होगा वो सबसे पहले आपको विद्यालय का हेडमास्टर का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद उसमें आपका हेडमास्टर के बाद जो भी वरिष्ठ अध्यापक होगा उसका नाम होगा, फिर इसके बाद उससे जो कनिष्ठ होगा उसका, और लास्ट में आपका फिर शिक्षा मित्रों में भी वरिष्ठता के क्रम में रहेंगे। इसके बाद आप आपके शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं और सबसे लास्ट में आपका रसोइया। इनको एक सवाल मन में आएगा कि क्या हमारा जो संविलियन वाला विद्यालय है, संविलियन में कैसा रहेगा? तो संविलियन में आपका जो नाम लिखने का क्रम है, सबसे पहले उसमें आपका जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक है उसका नाम आएगा। इसके बाद इंचार्ज प्रधानाध्यापक के बाद जो विद्यालय में उसके बाद जो सबसे वरिष्ठ होगा उसका नाम आएगा, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो। इसके बाद क्रम से उसी क्रम में आप नाम लिखते जाएंगे और उपस्थिति उनकी इसी प्रकार से दर्ज की जाएगी। इसके बाद जो तीसरा अभिलेख है, तीसरा अभिलेख हमारा आता है प्रवेश पंजिका। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस प्रवेश पंजिका को जो हम लोग तैयार करेंगे, प्रवेश पंजिका तैयार करने में हमें बहुत सावधानी का ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। प्रवेश पंजिका जो हमारी होती है वो नामांकित छात्र छात्राओं का संपूर्ण विवरण उसमें दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अंतिम कक्षा में जो उत्तीर्ण करते हैं विद्यार्थी या अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत होता है या कहीं से कोई अन्यत्र से आता है आपके विद्यालय में, तो उसका संपूर्ण विवरण प्रवेश पंजिका में ही दर्ज किया जाता है। प्रवेश पंजिका के लिए हम लोग कुछ सावधानियां बरतें प्रवेश रजिस्टर को तैयार करते समय कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि हम लगभग 400 पेज या इससे अधिक पन्नों का प्रवेश रजिस्टर हम तैयार करें। चूंकि एक ऐसा अभिलेख है कि लंबे समय तक इसमें चीजें दर्ज होती हैं, तो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड बदलने में भी असुविधा होती है। दूसरा, हम जब इसका अभिलेख इसका तैयार करेंगे प्रवेश पंजिका का, तो हम एकदम से अपने प्रवेश पंजिका में कुछ दर्ज ना करें कि हमको जैसे ही कोई एडमिशन आया और एडमिशन को हम तुरंत अपने प्रवेश पंजिका में चढ़ा लें, तो ये भी दोस्तों एक समस्या का कारण हो जाएगा। अगर बाद में कोई चीज बदलती है या कोई चीज गलत होती है तो वो हमें अपने रिकॉर्ड, जैसे ये इसमें आपने एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है, तो अपने खेलकूद सामग्री में जो जो हमारे यहाँ, अच्छा कुछ जगहों पे ये देखने को आया है कि खेल सामग्री पैसा आया 5,000 रुपये और जो भी सामग्री बाजार में उपलब्ध हुई या कोई दुकानदार है उनका मतलब 5,000 रुपये की सामग्री हम ये दे रहे हैं, वो सारी चीजें खरीद के रख ली। तो हम लोग बुद्धिजीवी हैं, अध्यापक हैं, थोड़ा सा इतना हमें ध्यान रखना है कि हमें जिन चीजों की जरूरत है, जैसे मान लीजिए हमारे विद्यालय में खेल का मैदान ही नहीं है, तो हम फुटबॉल कैसे रखेंगे, वहाँ कैसे बच्चों को फुटबॉल खिलाएंगे, क्रिकेट का सामान, बेसबॉल का सामान हम कैसे रखेंगे जब हमारे पास मैदान ही नहीं है। तो हम इंडोर गेम्स संख्या बढ़ा लीजिए आप बच्चों के हिसाब से, कैरम है, लूडो है, चेस है, इस तरीके की जो गेम्स हैं उनकी संख्या आप बढ़ा लीजिए ताकि बच्चे सारे के सारे बच्चे इन्वॉल्व हो सकें। थोड़ी बहुत अगर जगह हो तो बैडमिंटन का सामान आप रख सकते हैं, लेकिन जगह की उपलब्धता के आधार पर और आवश्यकता के आधार पर ही सामग्री का आप व्यय करें। पुस्तकालय की जो किताबें हैं वो हमारे पास जो पहले से हैं उनको आप मैनेज करिए, और जो अभी शासन के द्वारा और किताबें हमें दी जानी है तो अगर हो सके तो जैसे ये चित्र में एक बुक सेल्फ दिखाई हुई है, अगर विद्यालयों में इस तरीके की बुक सेल्फ हो जाए तो बच्चों को देखने में आसानी होगी और डिस्प्ले में कोई चीज़ जब दिखाई देती है तो बच्चे उसका ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो हम लोग अपनी ये पुस्तकालय और खेल कूद वाला जो मैटर है वो इस प्रकार से इसको मैनेज कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों ये तो थे हमारे प्रशासनिक अभिलेख। अब इसके बाद जो 4 अभिलेख हैं वो हमारे 4 अभिलेख वित्तीय अभिलेख कहलाते हैं, जिनमें एमडीएम पंजिका है आपकी, और एमडीएम पंजिका के बाद आपका विद्यालयी अभिलेख जो मुख्य अभिलेख है वो है स्टॉक पंजिका। स्टॉक पंजिका आपकी 2 प्रकार की, स्थायी पंजिका और अस्थायी पंजिका। स्थायी पंजिका में आपके वो सामान रखने हैं जो विद्यालय में नष्ट नहीं होते हैं, जैसे अलमारी है, फर्नीचर है, मिड डे मील उपकरण है, पुस्तकालय है। पुस्तकालय नष्ट होने वाला नहीं है, अगर किताबें 1-2 फट भी जाती हैं तब भी पुस्तकालय तो आपका मेंटेन रहेगा। इसके बाद अस्थायी पंजिका में जैसे आप प्रतिवर्ष स्टेशनरी खरीदते हैं, चटाई लेते हैं बैठने के लिए, बच्चों की फट्टियां लेते हैं, वो 1 साल यूज करने के बाद फट जाती है। आपकी जो निःशुल्क सामग्री वितरण आती है वो आपने जब आपको मिली तो वो आपने स्टॉक में अंकित की, और इसके बाद जब वितरण हो गई तो आप उसको स्टॉक से वितरण दिखा दीजिए। खेल कूद आदि की जो सामग्री है वो खेलने से नष्ट होती है आपका धीरे धीरे, तो इस प्रकार से अस्थायी पंजिका में इनको दर्ज करना है। इसके बाद आपकी जो वो है आय व्यय पंजिका, जो आपकी कैश बुक, लेजर, ये मुख्य अभिलेख विद्यालयों के जो वित्तीय से संबंधित हैं, इनकी चर्चा अभी हमारे मनीष भाई करेंगे। मैं आपको केवल 14 अभिलेख जो हैं एक निगाह में प्रशासनिक अभिलेखों से मैंने आपको परिचित कराया, और ये जो 4 अभिलेख वित्तीय हैं इनकी एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी इनके विषय में विस्तृत विवरण आपको मनीष भैया देंगे। और एक जो अभिलेख है हमारा चेक निर्गमन पंजिका, जो बजट बार हम लोग कोई भी चेक निर्गत करते हैं, चाहे वो एमडीएम से संबंधित हो या आपकी एसएमसी से संबंधित हो, उसमें आपको जो भी चेक निकालें इस प्रकार के इंटरफेस में उसको दर्ज करते हुए एक पंजिका में सब आपको अपना विवरण रखना है। और ये हम लोगों का जो आपने अभी तक देखा, इसमें हम लोग अपने उसमें विद्यालयी अभिलेखों से हम लोग परिचित हुए, और आगे के जो वित्तीय आपका जो स्थिति है, वित्तीय अभिलेखों से परिचय कराने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मनीष भैया को। मैं अपना जो माइक है वो अनुज जी को वापस सौंपता हूं। अनुज जी, सभी का बहुत शांतिपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी प्रश्न रह गए हों, जो भी दिमाग में प्रश्न हो, वो कृपया चैट बॉक्स में आप डालें तो मैं उनका बाद में निवारण करने का प्रयास। बहुत धन्यवाद नवीन सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही सरल तरीके से और स्कूल डॉक्यूमेंटेशन के पूरे 10 अभिलेखों के विषय में बहुत ही बारीकी से हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया, सभी बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर अभी आपसे एक अनुरोध है कि कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अंत में जो 20 मिनट का हमारा क्वेश्चंस का सेशन होगा उसमें डिस्कशन के लिए हमें आपकी पुनः आवश्यकता होगी, तो कृपया आप हमारे साथ जुड़े रहें, ये हमारा अनुरोध है आपसे। अनुज भैया, मैं जुड़ा हूँ, मुझे भी मनीष भैया से बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत धन्यवाद सर। अब आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, श्री मनीष वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप फाइनेंशियल स्किल्स के एक्सपर्ट हैं और आप प्राथमिक विद्यालय रायपुर बैती जनपद रायबरेली से हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हमें फाइनेंशियल स्किल्स के जो 4 अभिलेख शेष बचे हुए हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ श्री मनीष वाजपेयी जी, कृपया अपना माइक अनम्यूट करते हुए हमारे साथ आएं और हमारे शिक्षकों और हमारा ज्ञानवर्धन करें। ओवर टू मनीष वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है वाजपेयी जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जनपद के आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री के ओझा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही बहुत अधिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद हमारे इस कार्यक्रम के लिए
अपना अमूल्य समय निकाला। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना माइक अनम्यूट करते हुए हमारे बीच आएं। हम सबका अपने आशीष वचनों से मार्गदर्शन करें। आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय। जो त्रुटियां होती हैं सुधार होगा, क्योंकि हर समय जो बजट दिया जाता है धन विद्यालयों के खातों में, कहीं ना कहीं हमारे प्रधानाध्यापक से जाने अनजाने में इसके कारण उन्हें ऑडिट कराने में दिक्कत होती है। तो ये सब जो है समस्याओं का निराकरण इस वेबिनार के माध्यम से, इससे सीखने से, की जानकारी मिलने से निश्चित रूप से जो त्रुटि आएगी, और शिक्षकों को एक अच्छा मौका मिला है डाइट के माध्यम से, तो इन लोगों को सीखने का एक उपयोगी जानकारी मिलेगी। निश्चित रूप से मैं इस मौके वेबिनार के इस शुभ अवसर पर सभी इससे जुड़े हुए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, तथा ये अपेक्षा करता हूं अध्यापक, प्रधानाध्यापक इस वेबिनार से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी जानकारी वृत्ति प्रबंधन की एवं विद्यालय के रखरखाव के जो रजिस्टर तैयार करते हैं जानकारी देकर के उनको अपने विद्यालयों में सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन करेंगे, तभी हमारा ये वेबिनार सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों को धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी सुना हमारे आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब को, और उन्होंने सभी से अपेक्षा की है कि जो भी वेबिनार में हम लोगों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है या शिक्षण दिया जा रहा है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, तो उन्हें हमें धरातलीय स्तर पर भी ले जा करके और अच्छे से विद्यालय का संचालन करना है, ऐसी आपकी अपेक्षा है। और भी जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि हम लोग जनपद कन्नौज एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से आप आशान्वित रहिए कि हम लोग जितना बेहतर कर सकते हैं उससे उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अपना जो बेहतर करने का प्रयास है वो बराबर जारी रखेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय प्राचार्य जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद कन्नौज, मुकेश सिंह जी। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में इतनी अच्छी वेबिनार आयोजित हो रही है, और इसके अलावा हमारे तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, हमारे डाइट प्रवक्ता जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं निवेदन कर लेता हूँ पुनः पर भी हम लोग बात कर रहे थे उसे आगे बढ़ा लें। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला बेसिक महोदय, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे इस कार्यक्रम के लिए जो थोड़ा सा समय निकाला है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आगे मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा श्री वाजपेयी जी से कि वो अपना प्रस्तुतिकरण को एक पुनः आरंभ करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री वाजपेयी जी। जी सर। श्री वाजपेयी जी, धन्यवाद सर। क्या आप हम सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। जी, कृपया शुरू करें सर। जी सर। हाँ, आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का मार्गदर्शन मिला है, उसी के क्रम में हम लोग आगे शुरू करते हैं सर। हाँ सर, ये मुख्य स्टॉक पंजिका जो हमारी रहेगी उस पर सामान अंकित कर देते हैं। उसके बाद जो बिल या वाउचर होगा, बिल ये होता है, जान ही रहे हैं आप लोग, जिसका पेमेंट हम लोग सीधे फर्म को करते हैं, और वाउचर कैश वाउचर वो हो जाएगा जिसका पेमेंट आप करके कैश पेमेंट करके आप ले आते हैं। तो उससे सामान हम अंकित कर देंगे। ये डेट बाय डेट ही होगा, इंडेक्स बना लेंगे। उसके बाद जो भी सामान है जिस मत का, उसका अगली डेट में जहाँ तक चढ़ा हुआ है उसके आगे हम अंकित कर देंगे। और जो
स्टॉक पंजिका का नंबर होता है, आप नंबरिंग उसमें पहले से ही होगी या आप करेंगे, उसको प्रमाणित भी होगी नंबरिंग, वो हम उस बाउचर में, बिल और बाउचर में हम लिख देंगे स्टॉक पंजिका का क्रमांक, और वहाँ पे हम ये भी साथ में लिख देंगे कि स्टॉक पंजिका के पृष्ठ संख्या इतने पर, स्टॉक पंजिका के पृष्ठ संख्या इतने पर ये सामान अंकित की गई। इसके बाद अगला स्टॉक रजिस्टर आता है, समेकित निःशुल्क सामग्री। इसमें आप लोग जान ही रहे हैं, जितना भी हम लोगों को निःशुल्क सामान मिलता है, ड्रेस है, बैग है, जूता मोजा, स्वेटर, ये सारी सामान उसमें अंकित करना है। वितरण रजिस्टर लिखा हुआ है इसलिए, और इसका जो वितरण का अभी तक फॉर्मेट भी एक मिला हुआ है, संभवतः ये विभाग द्वारा ही जारी किया गया होगा, तो इसमें सारी सामान का वितरण दर्शाया गया है, बहुत अच्छा भी है, एक जगह पर हो गया है, और इसमें हर बार ये नहीं अलग अलग रजिस्टर नहीं बनाने पड़ेंगे, और गार्जियन का या छात्र का ऑप्शनल एक ही रखा गया है, उसमें किसी के साइन हो जाएंगे, तो ये काफ़ी आसानी हो गई है। लेकिन इसमें स्टॉक जो इसका एंट्री होगी, स्टॉक कितना हमने प्राप्त किया है, तो मेरे विचार से ये हमें मेन स्टॉक पंजिका पे अंकित करना चाहिए। जो एक कुछ उसमें पेज जो सुरक्षित रखते हैं सामान वाइज, उसमें करके मेन एंट्री उसमें कर देना चाहिए, और वितरण में उसमें लिख देना चाहिए कि वितरण पंजिका में वितरण अंकित है। और वितरण पंजिका तो आपके सामने दिख ही रही है कि इस तरह की वितरण पंजिका बनेगी। और सुविधा के लिए चाहें तो इस रजिस्टर में जो वितरण पंजिका बनी हुई है निःशुल्क सामान की, उसमें भी कुछ पन्ने आगे सुरक्षित रख के आप उसमें भी अलग से एंट्री कर सकते हैं, जिससे बार बार दोनों पंजिकाओं में खोल के नहीं देखना पड़ेगा। तीसरी पंजिका आ गई जो आपकी पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। इसमें पुस्तकालय से संबंधित सामान और खेलकूद से संबंधित सामान अंकित किया जाना है, उसका वितरण करना है। इनमें आप वितरण के लिए बच्चों को देंगे यूज करने के लिए, फिर वापस उसको आपको उसमें जमा करना भी अंकित करना है। तो इसका जो भी फॉर्मेट अब आएगा, अभी तक जो हमारे पास है वो तो भरे ही जा रहे हैं, फिर आगे जो निर्धारित फॉर्मेट आता है उस पर आसान ही होगा, कोई उसमें मुश्किल काम नहीं होगा। तो इसके लिए इसके आगे हम लोग चलते हैं सर। स्टॉक पंजिका के बाद हम लोग आते हैं बाउचर फाइल या गार्ड फाइल जिसको कहते हैं, उस पर आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को, कि जिससे आसानी रहे हमेशा रिकॉर्ड के बनाने और रखने पर। ये मैंने बता दिया है कि बाउचर से जब आप सामान स्टॉक पंजिका पे चढ़ाएंगे तो उसमें बाउचर में आप जरूर ये लिख देंगे कि स्टॉक पंजिका के पृष्ठ संख्या इतने पर सामान अंकित किया गया है। और यही बाउचर जब हमें, फिर बाउचर पे हम एक चीज़ और लिखेंगे, पेड एंड कैंसिल, यानी कि भुगतान किया गया और निरस्त किया गया। पेड एंड कैंसिल लिख के जो प्रधानाचार्य होंगे, इंचार्ज प्रधानाध्यापक होंगे, वो अपने साइन कर देंगे। जो कैश पेमेंट जिन बाउचर्स में किया गया है होगा जो भी, वहाँ पे पेड बाई मी भी लिख देंगे, यानी कि भुगतान उनके द्वारा सीधे किया गया, चेक से नहीं किया गया, जहाँ पे कैश देते हैं। और कैश की भी, जहाँ तक ये मुझे अभी तक जानकारी हो पाई है कि कैश की भी लिमिट है एक, कि हम एक बार में 2000 से ज़्यादा भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, अगर कुछ मरम्मत के काम या और भी सारे काम होते हैं जिसमें आपको जो मजदूर रखने पड़ते हैं उसमें भुगतान करना होता है, ज़्यादा भी भुगतान हो जाता है। तो प्रैक्टिकली इसमें आप अपनी सहूलियत के अनुसार देख लें, बना लें कि एक बार में कोशिश यही करें कि ज़्यादा भुगतान न किया जाए, 2000 रुपये तक ही भुगतान करें। बाकी निकाल तो आप वहाँ से ज़्यादा अपने खाते से आप ज़्यादा ड्रा करते हैं, लेकिन आप भुगतान जो करेंगे पेमेंट, वो कोशिश यही करें कि 2000 से ज़्यादा एक बार में ना करें, जिससे ज़्यादा कोई असुविधा ना हो, असुविधा से हम लोग बचे रहें। भुगतान पर पेड एंड कैंसिल लिख देंगे, साइन कर देंगे। उसके बाद ये सब जो बाउचर वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में होते हैं, शुरुआत से मान लीजिए अप्रैल से शुरू हुआ, हमने कोई सामान खरीदी या कोई कार्य कराया, जो भी उसका बिल पहला आया उस पर हम एक नंबर डाल देंगे। क्रम उसका एक अलग जैसे पेजिंग होती है, उनको भी हम क्रम दे देंगे। बाउचर में तो नंबर पड़ा ही होता है पहले से, लेकिन उनका हम अलग से नंबरिंग कर देंगे। इसी तरह जो अगला भी कार्य होता है, खरीदारी होती है, सबका हम एक पूरे वित्तीय नंबरिंग करते चले जाते हैं। और यही नंबर आगे जाके हमें ढूंढने में और बाउचर को ढूंढने में और हमारे कैश बुक में, इनमें अंकित करने में आसानी रहेगी। तो जो भी हम उसका क्रम दे देते हैं, उसको हम जब कैश बुक में उसका चढ़ाना होता है, सामान हमने ले लिया
और वाउचर पे इतनी एंट्री कर दिया, वाउचर पे स्टॉक पंजिका का नंबर कर दिया, उसके बाद पेड एंड कैंसिल कर दिया। अगर हमने खुद कैश खरीदा है तो पेड बाई भी कर दिया। और जब पेड बाई भी करते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि हमने कैश दिया है तो जो प्राप्त करता है, जहाँ से हमने सामान खरीदा है या जिसको भी दिया है, मजदूर को दिया है, कैश पेमेंट किया है, उससे भी हम लिखा लें कि नगद भुगतान प्राप्त किया, जरूर लिखा लें। ये भी ध्यान दें कि अगर 500 रुपए के ऊपर नगद भुगतान कर रहे हैं तो आप वो रसीदी टिकट जरूर लगवा लें। उसमें रसीदी टिकट को क्रॉस कर दें या रसीदी टिकट पर आप उसके साइन करा लें। पूरे वित्तीय वर्ष के वाउचर एक फाइल में लगा लें, यानी वित्तीय वर्ष वाइज अलग अलग कैश बुक की फाइल, वाउचर्स की फाइल बना ले, गार्ड फाइल। और एक समस्या ये भी देखने में आती है कि कई बार प्रश्न मेरे सामने आया है कि अगर आपके पास एकदम वित्तीय वर्ष के लास्ट में बजट आया है, 30-31 मार्च को आया है, तो आप उसका वाउचर उसके कहाँ लगाएंगे, कैसे उनको सुरक्षित करेंगे। तो इसमें ये होता है कि आपके पास अगर लास्ट में बजट आया है तो इसको वापस करने की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि भाई विद्यालय का पैसा आया है, हमें पहले से हमारे पास आया होता तो हम उस वित्तीय वर्ष में खर्च कर देते। लेकिन एकदम लास्ट में आया, हमें तब पता भी नहीं चला, पता लगा हम लोग अप्रैल में जाते हैं उसका पासबुक एंट्री कराने, तो हमको पता चलता है कि उसमें पैसा आया, या केवल सुनाई पड़ता है, व्हाट्सएप पे पता लगता है कि पैसा आया, उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर वित्तीय वर्ष के अंत में पैसा आपके पास आया है किसी मद का, तो जब वित्तीय वर्ष बदल जाता है तो पैसा तो आप वो खर्चा ही कर सकते हैं, और वो पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है। इसलिए ये ध्यान रखें, कैश बुक में तो जो डेट चल रही है आय व्यय पंजिका में, आप उसी डेट में, जिस डेट में सामान खरीदेंगे उसको भुगतान करेंगे, उसी डेट में आप उसका भुगतान अंकित करेंगे। लेकिन जो वाउचर में है वो आप पिछले वित्तीय वर्ष से अगर संबंधित वो वाउचर है तो आप उसको पिछले वित्तीय वर्ष की फाइल में सुरक्षित करें, जिससे ऑडिट के समय जब ये होगा कि पैसा आपके पास अगर मार्च तक में आ गया है तो वो उसका भुगतान भी देखेंगे, तब आप उसके साथ उसका भुगतान दिखा देंगे। और जब वाउचर में आप कैश बुक का भी पृष्ठ संख्या डाल देंगे तो जैसे ही वाउचर आप देखेंगे तो वहाँ पे पृष्ठ संख्या कैश बुक का अंकित होगा कि कैश बुक के पृष्ठ संख्या इतने पर अंकित है, तो आप तुरंत कैश बुक में वो पृष्ठ खोलेंगे तो ऑडिटर महोदय या जो भी देखना चाहेगा वो देख लेगा कि इसका भुगतान यहाँ पे किया गया है। तो इसमें कोई वित्तीय अनियमितता की बात नहीं आती है, बस ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपको ऐसे करना है। सभी बिल और वाउचर, नगद वाउचर तो मैंने बता दिया है कि आप लोग ये कर लेंगे। जो बिल की प्राप्ति रसीद होती है, हेलो जी हेलो जी सर, हेलो हाँ सर, ये मनीष वाजपेयी जी, मैं एक जी सर, बात प्राचार्य हूँ। जी सर, जी सर, मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ कि यदि धनराशि जी मार्च के अंत में आई है, मार्च के अंत में आई है, तो उसमें जो व्यय करने वाला व्यक्ति है, हेडमास्टर है या जो भी है, जिस अथॉरिटी को पैसा दिया गया है, वो अथॉरिटी यदि 31 मार्च तक उस धनराशि को व्यय नहीं कर पाती है तो वह अपने सक्षम प्राधिकारी से एक अनुमति प्राप्त कर सकती है 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को। जैसे मान लीजिए 31 मार्च तक आप व्यय नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने सक्षम प्राधिकारी से एक अनुमति ले सकते हैं कि चूंकि यह धनराशि हमें विलंब से प्राप्त हुई है और इसका मुझे संज्ञान भी नहीं था, मैंने जब अपनी पासबुक में एंट्री कराई बैंक में या जहाँ से भी पोस्ट ऑफिस में है, तो उसको आप अपने सक्षम प्राधिकारी से, जो भी आपका सक्षम प्राधिकारी है, वैसे स्कूल के हेडमास्टर के लिए सक्षम प्राधिकारी उनके खंड शिक्षाधिकारी होते हैं। जी सर। और यदि खंड शिक्षाधिकारी नहीं देते हैं तो आप जिला बेसिक शिक्षाधिकारी से उसकी एक एप्लीकेशन लिख करके उस पर एक या तो इन राइटिंग को दे दें, अपने कार्यालय के पत्र से जारी कर सकते हैं अनुमति, या उनके पत्र पर ही एक अनुमति जारी कर दें कि चूंकि यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 की है और संबंधित प्रधानाध्यापक ने मुझे अवगत कराया है कि इन परिस्थितियों के कारण उन्हें इस धनराशि का संज्ञान नहीं हुआ है और वो 31 मार्च तक व्यय नहीं हो पाई है, इसलिए इन वित्तीय नियमों के अंतर्गत
वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में इस धनराशि को व्यय करने की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि इस धनराशि के व्यय का लेखा जोखा उसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा जिस वित्त वर्ष में यह धनराशि प्राप्त हुई है। ये थोड़ा सा मेरे विचार से ये उचित रहेगा। नहीं बहुत सर अच्छी बात बताई आपने। बिल्कुल ये सर बहुत जरूरी है, किया जा सकता है, किया जाना चाहिए इसमें। हाँ, इससे ये रहेगा कि जी, क्योंकि हमारे जो हमारे हेडमास्टर्स हैं, हमारे जो सम्मानित गुरुजी लोग हैं, वो बहुत सारी चीजों को क्लियर, मैं इस कार्यक्रम को जितने भी हमारे हेडमास्टर साहिबान, जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षक साथी सुन रहे हैं, आप अपने प्रश्न कीजिए। आप केवल कक्षा में बैठे मत रहिए। बहुत सारी बातें जब हम स्कूल्स में जाते हैं और जब आपसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, साहब पता ही नहीं है, हमने तो वहां जाके बीआरसी पे ये कैशबुक बनवा ली। हमें स्वयं करना आना चाहिए। हम जब तक स्वयं नहीं करेंगे किसी काम को, हम दूसरे पर निर्भर क्यों रहे। वो भी तो जो बीआरसी पर काम कर रहे हैं वो भी तो हमारे शिक्षक हैं। आज हमें मनीष देव जी या नवीन बुधौलिया जी या मनीष वाजपेयी जी आज हमें बता रहे हैं, वो भी तो हमारे परिषद के सम्मानित शिक्षक हैं। उन्होंने भी तो सीखा है, उन्होंने भी हैंड होल्डिंग सीखी है और उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत के आधार पर सीखा है। तो मैं ये अपने सभी साथियों से, सभी सम्मानित शिक्षक साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको जो ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस प्रशिक्षण को बहुत सहजता से और गंभीरता से लें और हैंड होल्डिंग करें। आप स्वयं करके देखें कि हमें कैशबुक, एक बार ठीक है कैशबुक खराब हो जाएगी, आप इतने गरीब भी नहीं है, आप 50 रुपए की कैशबुक ला सकते हैं, 100 रुपए की कैशबुक ला सकते हैं। एक बार उसको रफ भर के देखिए, 2 बार रफ भर के देखिए, फिर आप नई कैशबुक बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी कैशबुक जो है वो बहुत उत्कृष्ट कोटि की कैशबुक होगी एंड नो वन कैन चैलेंज योर कैशबुक। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जो भी मुझे और उचित लगेगा, मैं बीच में लगातार जुड़ा हुआ हूँ बिल्कुल सर जी, बात को सुन रहा हूँ। अरे वाह सर, ये बहुत अच्छी बात है सर। आप बिल्कुल मार्गदर्शन करिए, करते रहिए, क्योंकि मैं ये जान रहा हूँ सर कि यहाँ पे मुझसे बहुत अच्छे जानकार लोग उपस्थित हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के समक्ष। तो ये प्राचार्य सर ने बहुत अच्छा जी ये कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि प्राचार्य जी ने जो बात बताई है ये बहुत अच्छी जानकारी है, तो ये आप जरूर करें। कि जैसे होता है क्या, पहले भी ये होता रहा है कि कोई पुराना आपके अकाउंट में पैसा पड़ा रहा है, एसएमसी या जो भी खाते, एमडीएम खाते, या जो बंद हो गया ग्राम शिक्षा निधि, तो उससे कोई पुराना पैसा आप कार्य कराने के लिए पहले अपने सक्षम अधिकारी से परमिशन लेके उस पैसे से कोई ना कोई कार्य कराते थे। तो इस तरह ये वित्तीय वर्ष का भी जो मामला फंसता है उसमें भी आप अपनी सुविधा के लिए, जिससे ये रहे कि कभी कोई आपसे पूछे तो ये जो प्राचार्य जी ने बात बताई, इससे अपनी ही बचत है कि हम आप जवाब देने में कि हाँ भाई हमने परमिशन ले लिया था अपने उस सक्षम अधिकारी से। तो ये इस तरह करा सकते हैं, कराना चाहिए। अब उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि बाउचर के साथ, बिल के साथ जो प्राप्ति रसीद संबंधित फर्म को आप दे रहे हैं, चेक उसको भुगतान कर रहे हैं, तो चेक की प्राप्ति रसीद वो अलग देते हैं या चेक बुक जो हमारा चेक निर्गमन रजिस्टर होता है उसमें हम कराते हैं तो ठीक है। अगर प्राप्ति अलग से भी हम लेते हैं तो उसको हम बाउचर के साथ ही, बिल के साथ ही टैग कर देंगे, जिससे वो उसी फाइल में सुरक्षित रहे, एक साथ दोनों देखे जा सकें। उसके आगे चलते हैं। अब बहुत सारे मद होते हैं, जैसे इस समय एक हमारा मद चल रहा है कंपोजिट ग्रांट, उसका जो पैसा आता है उससे कार्य कराया जाता है, बहुत सारे अलग अलग कार्य कराए जाते हैं। अब तो उसमें कई श्रेणियां बना दी गई हैं और प्रायोरिटी पे भी है, कई ये स्वच्छता वाला प्रायोरिटी पे है कि 10% आपको मिनिमम भुगतान उस पर खर्चा करना है उस मद में। इसमें एक अपने सुविधा के अनुसार, ये केवल मेरा जो है तरीका इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप जैसे कंपोजिट ग्रांट है या कोई भी मद है, उसमें बहुत सारा सामान आप खरीदते हैं, आपके पास 25,000 आया या 50,000 आया, तो उसमें 15-16 श्रेणियाँ ऐसे कंपोजिट ग्रांट में दे रखी हैं। तो पहला स्वच्छता पे अगर 10% करना है खर्च या उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो उसका एक आप जितना भी खर्चा किया है उसी एक लिस्ट बना ले कि इस मद में हमने इतना पैसा, उसका बिल नंबर और आगे बिल नंबर, डेट और अमाउंट इतना लिख के वो सादे पेपर में एक उसी के साथ फाइल में आप टैग कर दें। तो इससे ये हमको एक आसानी हो जाती है कि हमें ये नहीं पता करना पड़ता है बार बार कि ये बाउचर किसका है, या अगर पूछा कि आपने स्वच्छता मद पे या और किसी मद पे आपने कितना पैसा खर्च किया, तो उसमें हर मद का लगा हुआ है इतना पैसा, ये बाउचर लगा हुआ है,
तुरंत आदमी आसानी से देख सकता है, ऑडिट भी देख सकता है, कोई भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये कोई विद्यालयी अभिलेख में नहीं है, विद्यालयी अभिलेख में जो वाउचर फाइल है, गार्ड फाइल है, उसी में आप इसको थोड़ा सा मेहनत करके अगर आप लगा देंगे तो आगे भविष्य के लिए हमेशा आसानी आपके पास रहेगी। अब इसके बाद भुगतान वाले पे फिर हम चल रहे हैं। भुगतान का मैंने आपको बताया ही है कि नगद भुगतान 2000 रुपए से अधिक नहीं करना चाहिए। भुगतान कोशिश यही करें कि हमेशा आप चेक से ही करें और करना भी यही चाहिए। अब कुछ लोग ये कह देते हैं कि बाई चांस, मैं प्रैक्टिकल वाला भी आप लोगों को बताता चल रहा हूँ साथ में, अगर किसी को कोई ज्यादा अच्छा मतलब जैसे जी जी सर नवीन मनीष जी ऐसा है कि इन लोगों को ये बताइए 1 सितंबर 2020 से चेक से भुगतान, ड्राफ्ट से भुगतान, नेफ्ट से भुगतान और आरटीजीएस से भुगतान जी, समग्र शिक्षा अभियान यानी सर्व शिक्षा अभियान की जो धनराशि आएगी उसमें इन 4 चीजों से भुगतान नहीं होगा, चेक से, ड्राफ्ट से और नेफ्ट से, एनईएफटी और आरटीजीएस से, क्योंकि अब उन्होंने प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से कर दिया है जी। हालांकि हमारे विद्यालय स्तर पर धनराशि सर्व शिक्षा अभियान की जो पहुंचती हैं वो जो है उनका ऑपरेशन खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कराया जाता है। लगभग खंड शिक्षा अधिकारी गण को ये पता है कि 1 सितंबर 2020 से ये जियो 8 जून में या जुलाई में निकला है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग 6 से निकला है, वह 2 से निकला है। तो ये अब जो है चेक के माध्यम से भुगतान, ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान, आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान और नेफ्ट के माध्यम से भुगतान समाप्त कर दिया गया इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान की धनराशि के संबंध में जी। ठीक है ना, इसके लिए भी हम ओरिएंटेशन करेंगे सभी लोग। अभी फिलहाल तो ये वो चल रहा है, किंतु भुगतान का जो प्रोसेस है वो करने से पहले, चेक से करने से पहले एक बार वर्तमान में जो अक्टूबर माह चल रहा है, नवंबर माह चल रहा है, उसमें आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से या बीएसए कार्यालय में सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी हैं, उनसे पूछ जरूर लें कि साहब चेक से भुगतान करें कि नहीं करें, क्योंकि इसमें होता क्या था, इसमें वाजपेयी जी ये होता था कि हमें भुगतान तो वाजपेयी जी को करना है, किंतु वाजपेयी जी का खाता नहीं है, वो खाता है नवीन भदौलिया जी का। तो पैसा किसको पहुंच गया? नवीन भदौलिया जी को। तो पोर्टल पे जब भुगतान होगा पोर्टल के माध्यम से, तो पहले मनीष वाजपेयी जी के खाते को पोर्टल सत्यापित करेगा कि यस दिस इज द अकाउंट ऑफ मनीष वाजपेयी एंड द अकाउंट इज करेक्ट, ठीक है, एंड यू कैन पे इन दिस अकाउंट, जो भी उसकी बैंक की भाषा होती है, पोर्टल की भाषा होती है। तो 1 सितंबर 2020 से सर्व शिक्षा अभियान की धनराशि का भुगतान चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से और आरटीजीएस के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है पूरी तरह। अब भुगतान सर्व शिक्षा अभियान के केवल पोर्टल के ही माध्यम से होंगे। ओके, हेलो। तो इस प्रकार जैसा प्राचार्य जी ने फिर हमें जानकारी दी है कि अब हमें चेक से भी भुगतान नहीं करना है और आप शुरू करें। जी हाँ, और कैश भी इस तरह से तो हम लोग कैश भी कोई भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे जैसा भी अभी पहले कोई भी भुगतान हो उसके लिए आप लोग अपने सक्षम अधिकारी के पास एक बार बात कर लें, उनसे मार्गदर्शन ले लें कि हमें किस प्रकार आगे भुगतान करना है। किसी फर्म को चेक द्वारा भुगतान करना है या किसी को कैश देने की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए उनका खाता नहीं है मजदूर वगैरह का, तो फिर आप कैसे उसको भुगतान करेंगे। तो एक बार उनसे चर्चा जरूर कर लें, उसी अनुसार भुगतान किया जाए। या फिर पोर्टल पे कैसे भुगतान किया जाएगा, इसके लिए तो अलग से कोई ना कोई हमें ट्रेनिंग या जानकारी जरूर दी जाएगी, उसी अनुसार आगे हमें करना है कार्य। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला है कि आगे कोई भी भुगतान करने से पहले हम अपने सक्षम अधिकारी से जानकारी जरूर करें। अब हम आगे चलते हैं चेक निर्गमन पंजिका पर। इसमें बजटवार बनाना है, जो भी एसएमसी का बजट हो, एमडीएम का बजट, दोनों ही होते हैं हमारे पास, तो उसका हमें अलग अलग बनाना है। इसमें एक ये चेकबुक का प्रारूप आपके सामने दिख रहा है। तो जो ये निर्गमन पंजिका हम बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम जो चेकबुक बैंक से प्राप्त करते थे, अभी तक तो मान लीजिए भुगतान का सिस्टम ही अगर खत्म हो जाएगा चेक से,
तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अभी कुछ आगे चलता है तो ये थोड़ा जानकारी है तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो चेक निर्गमन पंजिका होगी, अगर अभी जो 14 रजिस्टर में भी उसको दिया गया है चेक इशू रजिस्टर है, तो इसका मतलब हो सकता है कोई आगे कोई यूज हो। अगर बंद हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो कुछ पेज शुरू में हम जो चेकबुक वहाँ से प्राप्त करते हैं बैंक से, उसके लिए हम सुरक्षित रख लेंगे, और जो ये फॉर्मेट है उसके अनुसार हम कर देंगे कि चेकबुक किस डेट में हम प्राप्त करते हैं, और जो चेक की लीफ का नंबर होता है कहाँ से कहाँ तक है, कितनी चेक हैं उसमें, और अगर किसी कारण से हम कोई चेक उसमें निरस्त कर रहे हैं तो उसका भी नंबर आगे डाल देंगे, और उसकी टिप्पणी कर देंगे कि किस कारण निरस्त की गई हैं, और प्रधानाचार्य अपने हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद हम फिर आगे आएंगे, कुछ पेज इसके लिए सुरक्षित करने के बाद फिर हम आएंगे चेक निर्गत करने का फॉर्मेट पर, कि चेक हम किसको दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं। तो उसमें भी यही हो जाएगी, डेट हो जाएगी, चेक संख्या हो जाएगी, फर्म का नाम हो जाएगा। अगर फर्म के नाम से नहीं, बहुत जगह प्रोप्राइटर अपने उनके अकाउंट होता है उनका, तो उसका नाम भी आप लिखें, और कितनी धनराशि है। फिर यहाँ पे ये आता है कि अगर चेक प्राप्त करने वाला आपके पास उपलब्ध है तो कोशिश ये करिए कि उसी चेक निर्गमन पंजिका में उसके साइन करा लीजिए। अगर बाई चांस कोई फर्म वाला आपके पास नहीं उपलब्ध हो रहा है तो उसके लिए आप अलग से उनसे प्राप्ति रसीद उस चेक की बनवाएंगे, और उसमें प्रधानाचार्य अपने साइन कराएंगे, और एसएमसी के अध्यक्ष साइन करा सकते हैं, या एसएमसी के अध्यक्ष से ही करा लें। और फिर उसमें एक कॉलम और रखें जो क्लियरिंग होती है चेक की, समाशोधन, वो इसलिए अंकित करना जरूरी है। अब उसको कैसे करेंगे, हम जो बैंक पासबुक हमारी होती है, जब भी हम उसको एंट्री कराते हैं तो चेक तो हम लोग किसी और डेट में देते हैं, पहले देते हैं, लेकिन उसका भुगतान हमारे खाते से कई दिन बाद होता है, जब संबंधित आदमी अपने अकाउंट में चेक लगाता है, और जब क्लियरिंग हो जाती है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चेक हमने दे दिया, जैसे एक मेरे सामने प्रकरण आया था, मेरे ही विद्यालय का एक रोशनिया थी, उनको यहाँ से पैसा जब पहले उनके खाते उनको चेक दिया जाता था तो उनको चेक दे दी गई, उन्होंने अपने खाते में लगाया, लेकिन थोड़ा होता क्या है, आदमी जानकारी के अभाव में कभी पासबुक नहीं एंट्री हो पाई उनकी, ये ध्यान नहीं दिया, तो उनके खाते में वो चेक क्लियर ही नहीं हुई, और चेक वो अपने बैंक में पड़ी रही। बाद में कैशबुक में हमारे मामला फंसा, जब वो पासबुक से नहीं मिला तो जो हमने खोजा तो पता लगा कि वो 2 रसोइयों की चेक भुगतान ही नहीं हुई थी। यहाँ पे समाशोधन का एक जरूर कॉलम रखना चाहिए कि किस डेट में बैंक से खाते से हमारे वो चेक भुगतान हुआ है, वो अंकित कर लेंगे तो कभी भी आगे परेशानी नहीं होगी। बाई चांस कोई चेक नहीं क्लियर होती है तो तुरंत हमें पता लग जाएगा कि इस चेक का भुगतान अभी खाते से नहीं हुआ है, और हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ है। अब चेक बुक निर्गमन पंजिका का फॉर्मेट लगभग ऐसे ही होगा, या जो भी होगा कॉलम आगे जब जारी होती है वहाँ से विभाग से, तो आसान ही होगा, सब लोग इसी तरह कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं आय व्यय पंजिका पे, या जिसको कैशबुक पंजिका भी हम लोग कहते हैं। अब इसका भी फॉर्मेट अलग से हमें जो भी मिलता है वो है, लेकिन जो हमारे पास कैशबुक चल रही है उस अनुसार हम लोग भरते हैं। कैशबुक बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं होती है। कहीं भी, जैसे प्राचार्य महोदय ने बताया है कि भाई गलतियां हो सकती हैं, उनको सुधार किया जा सकता है। बाएं पृष्ठ पे हम लोग जो भी हमें पैसा मिलता है हमारे विभाग से खाते में आता है, 2 जैसे एसएमसी का है तो उसकी अलग कैशबुक बनेगी, एमडीएम की अलग बनाई जा रही है चूंकि 2 खाते हैं। तो कैशबुक में जो रिसीप्ट वाला बायां पेज होता है कि कहाँ से हमें धन प्राप्त हो रहा है, वो बहुत आसान है। उसको आप एज इट इज जो बैंक पासबुक होती है उसमें आप उसी को उठा के हमें डेट वाइज एंट्री कर देनी है। बैंक में देखा, बैंक पासबुक में जिस डेट में कोई पैसा आया है, मान लीजिए अभी चल रहा है 14 तारीख को कोई धनराशि आई है तो हम डेट डाल देंगे 14 अक्टूबर। उसके बाद जिस मद की भी धनराशि है विवरण में हम वो डाल देंगे कि इस मद की धनराशि है, फिर कितनी धनराशि है ये डाल देंगे, और अगर पहले से भी जो हमारे पास धनराशि चल रही है उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान दी जा सकती है कि जो हमारे खाते में पड़ा रहता है पैसा, एक होता है ब्याज का पैसा हमारे खाते में आता रहता है, और वो पड़ा रहता है। कभी कभी अभी जैसे हमारे जनपद में ये हुआ था कि जो भी पैसा ब्याज का हो उसको आप खाते में, एक अकाउंट खोला गया था उसमें आप जमा करिए, तो उसको हमें पीछे से ढूंढने में बड़ी परेशानी हुई थी, उसको काफ़ी पुराने से हमको ढूंढना पड़ा। तो ये जैसे हमारी ही गलती है, मान लीजिए हो जाती है कभी कभी हमारे यहाँ। इसमें एक प्रयास ये किया जा सकता है कि जो ब्याज का पैसा हो
उसको आप इसी में एक दिखाते रहें, यहाँ पे मेंशन करने कि इतना पैसा ब्याज का है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इतना ब्याज का पैसा है। तो इससे भविष्य में ये रहेगा, ब्याज उसी में जो ब्याज जुड़ रहा है आप ब्याज में जोड़ते जाइए, जो बाकी विभाग का किसी मद का पैसा आ रहा है वो उसमें जोड़ दीजिए। नीचे टोटल वाला जो कॉलम एक आगे रहेगा या नीचे रहेगा, उसमें आप टोटल में दोनों को जोड़ करके एक हो जाएगा कि पासबुक में हमारे इतना पैसा है, इस समय खाते में इतना पैसा है, वो क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरह भुगतान पर आते हैं। जो भी हमने एक सामान खरीदा है या कार्य कराया है उसका भुगतान करना है, तो जिस डेट में अभी तक जो हो रहा था चेक दी गई है उस डेट को यहाँ पे डाल दिया जाता था। बैंक में तो जब क्लियर होना है वो तो होना है, लेकिन हम उसी डेट को डालेंगे जिस डेट में हमने पार्टी को या दुकानदार को दिया है, और फिर उसके बाद उसका नाम लिख देंगे, चेक नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, जो बाउचर में लिखा गया क्रमांक होगा उसका बिल का उसको डाल देंगे, और जिस फर्म के नाम हम जारी कर रहे हैं उसका विवरण उसमें डाल देंगे। जिस अगर सामान कोई मंगाई गई है तो शॉर्ट में उसका सामान भी लिख देंगे, जितनी धनराशि जारी की गई है धनराशि लिख देंगे और टोटल अमाउंट उसके आगे लिख देंगे। अगर कई पेमेंट एक डेट में किए गए हैं तो उनको एक साथ क्रम से लिख देंगे और उनका टोटल कर लेंगे। हम लोग जो कैशबुक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगभग 1 महीने का एक पेज में चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, इसलिए आसानी से अगर हो जा रहा है तो 1 महीना उसमें लिख देंगे ऊपर, जिस महीने का है सितंबर अक्टूबर उसमें ऊपर लिख देंगे, और 1 महीने की सारी एंट्री हम एक पेज में कर सकते हैं। इधर बाईं तरफ आपका रिसिप्ट होता चला जाएगा और दाहिनी तरफ जो हम भुगतान कर रहे हैं वो होते चले जाएंगे। अब एसएमएस चार्ज जैसे आता है तो एसएमएस चार्ज को यहाँ पे ये आसानी हो सकती है, एसएमएस चार्ज को हम अपने जो सेविंग अकाउंट का इसका आता है ब्याज, उससे हम घटा देंगे जो दाहिनी तरफ है, तो उसका जो बैलेंस बचा रहेगा ये भी पता रहेगा कि वो इंटरेस्ट से घटता रहेगा, तो जो विभाग द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है वो पूरा पैसा सुरक्षित रहेगा और उसे व्यय करने में भी आसानी रहेगी। जो कैश बुक में हम चढ़ाते हैं, जहाँ पे भुगतान हम चढ़ा रहे हैं उस पे जो वाउचर है उसका नंबर हम यहाँ पे बाईं तरफ जगह रहती है, या विवरण में भी हम लिख सकते हैं कि ये वाउचर का क्रम संख्या इतना है, जिससे ये रहेगा ऑडिट कराते समय या कभी देखा किसी ने देखा हमारा ट्रांसफर जैसे हमने बताया हो गया है, कोई और तो उसको देख रहा है, मिला रहा है या कोई जरूरत पड़ी, तो जब वाउचर नंबर जो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि एक अलग से क्रम संख्या हर वाउचर को वित्तीय वर्ष वाइज देना है, 1 से लेकर आप अप्रैल से शुरू करेंगे और मार्च तक का टोटल एक क्रम नंबर 1 2 3 4 देते चले जाएंगे, जो फाइल में लगाएंगे वो वाउचर नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। इससे भविष्य में ये रहता है ऑडिट कराते समय भी ये भुगतान का वाउचर नंबर यहाँ पड़ा है, आप तुरंत आपने फाइल खुली गार्ड फाइल वाउचर फाइल वहाँ पे आप ढूंढ लेंगे कि ये वाउचर इस जगह का है, तो इससे आसानी हो जाती है। और हमें काम ऐसा ही करना चाहिए पूरा पारदर्शिता से कि हम उसको समझें और हर आदमी समझे। अगर एक बार हम नहीं है विद्यालय में, अगर कोई उस अभिलेख को खोल के देखता है तो उसको किसी को बताना ना पड़े कि हाँ भैया इसमें ऐसे ऐसे है, आप मतलब कोई खोलता है तो वो खुद ही देख जाएगा, तुरंत जान जाएगा कि हाँ क्या मामला है, वो समझ जाएगा। अब मेरे हिसाब से कैश बुक का हो चुका है, अब आगे हम चलते हैं कि इस पे कोटेशन और टेंडर पर। हेलो जी, कोटेशन और टेंडर पे तो यूनिफॉर्म सबसे मेन होता है जिसपे हमको कोटेशन या टेंडर की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक तो आता था 75% धनराशि से 50 से पहली किस्त में आती थी, लेकिन इस बार 75% धनराशि आई है। इसमें ड्रेस खरीदने के लिए सबसे जरूरी काम ये होता है आपको क्रय समिति बनानी है। क्रय समिति में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ 4 मेन सदस्य रहते हैं और एक ग्राम प्रधान विशेष आमंत्रित सदस्य में होते हैं। एसएमडी हमारे रजिस्टर के अनुसार पात्र छात्रों का चयन कर लेगी और उसके बाद उनका नाप, जैसा विभाग से निर्देश है कि नाप कराना जरूरी है और नाप रजिस्टर भी विद्यालय में रखना जरूरी है। जो अभी इसका ड्रेस का जियो जारी हुआ था यूनिफॉर्म का, उसमें ऐसा मेंशन था, तो ये हमें ध्यान रखना है। 20,000 से कम की धनराशि है तो सीधे क्रय करने का है नियम, लेकिन अगर 20,000 से 1 लाख में है तो कोटेशन, और 1 लाख से अधिक है तो टेंडर की जरूरत है। कोटेशन अगर कराना है तो सबसे पहले उसमें हम एक कोटेशन जारी करने हैं तो एक फॉर्मेट पर, बहुत से फॉर्मेट इस पे हैं, पड़े हुए हैं, आप लोगों को मिले होंगे या ग्रुप पे डाल दिए जाएंगे। उसमें
कोटेशन के फॉर्मेट पे आप एक कोटेशन नोटिस जारी कर देंगे। वैसे तो ये है कि कोटेशन या टेंडर जारी करने पर लगभग 1 महीने का समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ विभाग में विद्यालय का क्षेत्रीय मामला होता है और कोटेशन या टेंडर का बहुत ज़्यादा प्रचार करने की विस्तृत आवश्यकता इसलिए नहीं होती है कि वो लोकल स्तर से ही खरीदने की प्राथमिकता होती है, तो आप समय थोड़ा कम भी दे सकते हैं। कोटेशन आप जारी कर देंगे, उसमें इसका प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। अब कोटेशन या टेंडर में जो भी होंगे, आपको कितनी यूनिफॉर्म लेनी है, यूनिफॉर्म में क्या क्या आपको लेना है, शर्ट पैंट स्कर्ट सलवार कुर्ता दुपट्टा, ये सब मेंशन कर देंगे कितनी संख्या में चाहिए। अब कपड़े का रंग और डिजाइन जो विभाग द्वारा मानक है, पॉलिस्टर 67%, कॉटन 33%। फिर फन ऐसी होनी चाहिए, पंजीकृत होनी चाहिए, समय आप कर देंगे और सैंपल का उसमें ज़रूर लिख देंगे कि हमको सैंपल की आवश्यकता है। तो अब जैसे खरीदने का इस बार ये हुआ था, सिलाई का ये हुआ था कि आप लोकल स्वयं सहायता समूह, महिला समूह या स्थानीय टेलर से आप सिलाई करा सकते हैं, जो जियो में लिखा हुआ था। बाकी अलग अलग जिले में कई तरीके के सब कार्य हुए हैं। कहीं पे जिले से ऑर्डर जारी हुआ है खरीदने का, कहीं से अध्यापकों द्वारा स्वयं किया गया है। तो ये तो परिस्थितियों के अनुसार से अलग अलग है, लेकिन जो विभाग द्वारा जारी आज शासनादेश में जो नियम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कोटेशन का हम स्थानीय प्रचार हमें करना चाहिए, बीआरसी ब्लॉक आदि पे चस्पा कर देते हैं। कोटेशन कम से कम 3 फर्मों का जरूर लें और उसमें जब करेंगे तो ये डेट भी डाल देंगे कि हम किस डेट में खोलेंगे। जिस दिन खोलें तो कपड़े और सिलाई का अलग अलग तुलनात्मक चार्ट बनाना चाहिए, कपड़े का अलग, क्योंकि कपड़ा वाली जो दुकान होगी, फर्म होगी, वो केवल कपड़े का देगी, सिलाई का अलग आपको लेना होगा। तो दोनों का तुलनात्मक चार्ट बना लें, जिसमें रेट कपड़े का आप सैंपल भी देखेंगे, समिति मतलब देखेगी, क्रय समिति वो सैंपल देखेगी, उसका परीक्षण करेगी, फिर जैसा समिति पूरा समझेगी कि कौन सा कपड़ा हमें लेना सही रहेगा, जो अच्छा हो और सस्ता भी हो। इसी तरह सिलाई की दर में जिसकी सिलाई की दर कम हो, उसी से हमें कार्य कराया जाना चाहिए नियमता, कि जिसका कपड़ा सस्ता और अच्छा हो मानक के अनुसार, और जिसकी सिलाई की दर सबसे कम होगी, उसी से हमें कार्य कराने का निर्देश है। कपड़े को समिति अपने परीक्षण करके की एमडीएम की कन्वर्जन कास्ट का और फल की धनराशि का क्या एक चेक बनाया जा सकता है? जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न तो और भी जी सर जी हाँ, आपके पास अमाउंट दोनों का अलग रहता है, क्योंकि उसका बजट अलग अलग आता है, लेकिन आप उसको चेक एक जारी कर सकते हैं। जी अच्छा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया, और समय होता तो प्रश्न और भी आपसे पूछता। योगेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। योगेन सर, जी ऐसा करिए ना, सभी अध्यापक हमारे अपने भाई बहन हैं, तो हमारा नंबर आप इनको दे दीजिए। अगर इनको कोई व्यक्तिगत प्रश्न रहता है तो ये हम लोगों से कभी भी पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं इनके लिए। जी सर, बिल्कुल हम आपका जो कॉन्टेक्ट है अपने प्रतिभागियों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि उन्हें कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपसे परामर्श ले सकें, आपका जो ज्ञान है उसका उपयोग कर सकें। तो हम लोग आपके जो कॉन्टेक्ट हैं ये आगे उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी विस्तार पूर्वक विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए और उनके विषय में हमें अवगत कराया। और कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो गया है हमारा, विस्तार से चर्चा हुई है, और हम समझते हैं कि हमारे प्रतिभागियों ने बहुत ही अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझा होगा, और हम आपको आशा करते हैं कि हम जो शिक्षक बंधु हैं अपने विद्यालय दैनिक कार्यों में इन सबका भली उपयोग कर पाएंगे। अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है, और हम अपने डायट से डॉक्टर नेहा दीक्षित जी से अनुरोध करते हैं कि वो कृपया हमारे कार्यक्रम के समापन अवसर पर आज के जो हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, हमारे जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, और हमारे डायट के जो प्राचार्य महोदय हैं, इन सबका आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा करें। कृपया डॉक्टर नेहा मैडम, हमें सुन पा रही हैं क्या? जी मैडम, प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगा कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कंप्लीट कॉन्फिडेंस विद इमीडिएट अवेलेबिलिटी। सच में इस तरह का जो समय है और इस तरह का जो पैटर्न है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से हमें सिस्टमेटिक्स और मैनेजमेंट के साथ काम करना है, वो निश्चय ही हमें एक कॉन्फिडेंस देता है और हमारे समराइज में भी पैटर्न वाइज चीज़ें सेट हो जाती हैं, याद रखने में भी सहजता रहती है और काम भी व्यवस्थित। तो इस श्रृंखला में मैं धन्यवाद की श्रृंखला में सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करूंगी अपने परम आदरणीय प्राचार्य महोदय जी को, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम सफल हुआ और बीच में उन्होंने जो हमें सुझाव दिए वो बेशक ही हमारे लिए बहुत कीमती है। उसके उपरांत ये जो एक बहुत अच्छी टीम निर्मित हुई है श्री मनीष देव जी की, जिसमें मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगी श्री नवीन बुधौलिया जी को, जिन्होंने अभिलेखीकरण के शाब्दिक अर्थ को बताते हुए और आगे विषय वस्तु के अंतर्गत उन्होंने एक समग्र प्रारूप प्रदान किया और बहुत ही सार गर्भित स्वरूप में यह वर्णन किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तदुपरांत मनीष वाजपेयी जी, जिन्होंने इतना अच्छा स्टॉक रजिस्टर वगैरह का जो वर्णन था बेहद ही कॉम्प्रिहेंसिव था, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी उनको। और अभी जो एंड में प्रश्नोत्तर सेशन था उसमें भी उन्होंने बहुत ही तर्कपूर्णता के साथ और बड़ी सहजता के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं बहुत धन्यवाद देना। इसके अतिरिक्त मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने जैसे महोदय जी को, जिन्होंने कार्यक्रम को और अधिक प्रासंगिक बनाते हुए उसकी जो उत्तरोत्तर हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता बढ़ा सकते हैं, इस पक्ष में अपना सहयोग प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी विद्यालयों के जुड़े हुए प्रधानाचार्य को, और सहायक अध्यापकों को, और इसके अतिरिक्त मैं अनुदेशकों को, अपने डाइट के सभी सदस्यों को, सभी शिक्षक बंधुओं को, जिस क्रम में सबसे पहले मैं नाम देना चाहूँगी जिन्होंने संचालन किया, संयोजक की भूमिका निभाई श्री अनुज जी, और इसके अतिरिक्त और अलग अलग तरह से सभी ने सहयोग किया है श्री योगेंद्र करना चाहूँगी, और साथ ही डाइट के सभी सदस्य, सभी प्रवक्ता बंधुओं को बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं तकनीकी सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी श्री प्रशांत जी को, और साथ ही आशीष चौहान जी को, और इतनी अच्छी वेबिनार कंडक्ट करने के लिए, और इस बाद में तो एक वैचारिक श्रृंखला में भी आ गया, तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही एक वर्कशॉप के फॉर्म में भी सामने आया। बहुत अच्छी वेबिनार रही। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से अंत करती हूँ। धन्यवाद। Go on.